वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में अपने पास जो टॉपिक है उसका नाम है मॉलिक्यूलर आयंस, यानी मॉलिक्यूल्स के आयन। पिछले क्लास में हमने देखा कि आयन क्या होता है, आयन कैसे बनता है। हमने बात की कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो आयन बन जाता है। और हमने कहा था कि आयंस दो तरह के होते हैं, एक आयंस कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स और दूसरा आयंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम। दो तरह के आयंस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आयंस की ही एक टाइप है, मॉलिक्यूलर आयंस, आयंस कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। या हम इसको रफली इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ आयन, वो एक आयन बना देता है, ठीक है। वो एक आयन बना देता है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एक आयन बना देता है। मिसाल के तौर पे Na सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा क्योंकि मेटल एटम है। मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो पॉजिटिव आयन्स या जो कैटायंस होते हैं वो मेटल एटम्स बनाते हैं। तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसी तरीके से Cl माइनस है, Cl माइनस है, उसकी फॉर्मेशन देखते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में, क्योंकि मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बना देता है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल में आल्सो लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स हमारे सामने है CH4 पॉजिटिव, इसी तरीके से N2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, OF2 नेगेटिव। अच्छा, आयंस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर आयंस पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। देखो, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक। तो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। हम आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होंगे तो उनको हम बोलेंगे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, और अगर नेगेटिव होंगे तो उनको हम बोलेंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जैसे नाम से जाहिर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे, और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है। अच्छा, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के हवाले से एक और बात कि आपके जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस के मुकाबले में ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट। अच्छा, पिछले क्लास में हमने देखा था कि आयंस कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स विद पॉजिटिव चार्ज आर लेस अबंडेंट, लेकिन यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर कैटायंस हैं ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, इसको भूलना नहीं है। मॉलिक्यूलर कैटायंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैटायंस ये ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, लेकिन कैटायंस कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स वो लेस अबंडेंट होते हैं। मैं बताऊंगा जब आपके सामने कोई भी ऐसी स्पीशीज़ आए जिसमें जो आयन हो और उसमें काफ़ी सारे एटम्स हों, तो आप बता सको कि ये मॉलिक्यूलर आयन है या आयन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, बहरहाल आपने इतना याद रखना है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस दीज आर लेस अबंडेंट। अच्छा, ये भी अभी आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्यों ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ठीक है, अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, और बात मुझे करनी है आपसे इनकी एग्जांपल्स के बारे में। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जांपल्स CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, He पॉजिटिव, ठीक है। जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, मैंने आपको बताया कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो है लेस अबंडेंट होते हैं। इसके एग्जांपल जो है आपके पार्टिकुलर टॉपिक जो है बुक का वहाँ पर लिखी हुई भी नहीं है कोई, लेकिन मैं ढूंढ कर लाया, बहुत मुश्किल से दो एग्जांपल जो है ना हमने इनकी अरेंज की हैं। O2 माइनस है और OF2 माइनस है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये दो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं, जबकि ये क्या है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं। अच्छा, जब भी आपके सामने कोई भी आपको स्पीशीज दी जाए कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स,
तो आपने क्या करना है, उसका चार्ज छुपा लेना है। फॉर एग्जांपल ये N2 पॉजिटिव था, मैंने इसका चार्ज छुपा लिया, ठीक है। अब आपने देखा है चार्ज छुपाने के बाद जो बाकी बचता है लाइक N2 बचा, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है यस करता है। तो अगर ऐसा आपको सिस्टम नज़र आ रहा है तो मतलब आपको जो दी गई है चीज़, जो स्पीशीज़ आपको दी गई है वो मॉलिक्यूलर आइन होगी, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखिए CO पॉजिटिव आपको दिया, पॉजिटिव चार्ज छुपा लिया हमने, CO बच गया। अब हमने देखना है CO क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है? आंसर है यस करता है। तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूलर आइन होगा। हाँ, अगर इसके मुकाबले में आपको OH माइनस दे दिया जाता, OH माइनस, ठीक है, और आप माइनस पर जो है अपना हाथ रख के OH को देखते और ख़ुद से पूछते क्या OH इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, तो आंसर है नहीं, OH इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो सिर्फ आयन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स होता, ठीक। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस हो गई। मजीद हम बात करना चाहेंगे जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस के हवाले से, जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस के हवाले से। अच्छा, एक और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो मॉलिक्यूलर आयंस का टॉपिक है ये बोर्ड में लॉन्ग आ चुका है 4 नंबर का, और हमेशा याद रखना 4 नंबर आपको 11th के एग्जाम में तभी मिलेंगे जब आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करोगे, कम से कम 3 से 4 सफ़हात पर, ठीक है। ये 4 सफ़हात पर ज़ाहिर सी बात नहीं जाएगा, तो 3 पर आप लेकर जा सकते हो। तो आप हेडिंग्स बनाओगे, डेफिनेशन की हेडिंग बनाओगे, एग्जाम्पल की हेडिंग बनाओगे, टाइप्स की हेडिंग बनाओगे, पहले टाइप्स अलग अलग लिखोगे, फिर टाइप्स कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की दोबारा से हेडिंग देकर उनको एक्सप्लेन करोगे इस तरीके से, एग्जांपल्स दोगे, एग्जांपल्स की अलग अलग हेडिंग्स बनाओगे, तो आपका यानी कंटेंट थोड़ा फैल जाएगा, ठीक। तो अब तीसरी हेडिंग आप बना सकते हो जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस के हवाले से, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक इक्वेशन भी आपको ऐड करवाऊंगा, वो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन जब आए तब आप लिख सकते हो। वैसे इसमें से ज़्यादातर अमूमन शॉर्ट ही देखे गए हैं, लाइक शॉर्ट आपसे पूछ लेता है डिफाइन मॉलिक्यूलर आयंस या वाटर मॉलिक्यूलर आयंस, या कह देगा वाटर मॉलिक्यूलर आयंस हाउ आर दे जनरेटेड। तो जनरेशन अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपको मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट करने हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ट्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई डिस्चार्ज ट्यूब लेनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपको जो सब्सटेंस है आपका, ठीक है, जिसके मॉलिक्यूल्स को आप आयोनाइज करना चाह रहे हो, वो आपको गैसियस स्टेट में ले लेना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका H2O है, आप चाहते हो कि H2O को हम H2O पॉजिटिव बनाएं, तो H2O तो हम जानते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको वेपराइज कर लोगे, यानी उसके वेपर्स बना लोगे, ठीक है, और उसे एक ट्यूब में भर लोगे, उसे एक ट्यूब में भर लोगे, और उस ट्यूब में भरने के बाद आपके पास होंगे 3 ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई गैस भर लेते हैं, लाइक H2O के वेपर्स ही भर लिए फॉर एग्जांपल्स हमने, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन ये कि आप सबसे पहला इस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराओ, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराओ, या इलेक्ट्रॉन बीम इसको हम जनरली बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट कराओ, ठीक है। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन बीम की आप बम्बार्डमेंट कराओगे, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली कोई ऐसा नहीं होता कि एक इलेक्ट्रॉन की हम बम्बार्डमेंट कराते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीम की शक्ल में आते होते हैं। वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सेलरेटर्स होते हैं, जिनके बारे में कभी आपको पढ़ाएंगे, जिनमें वेन डी ग्राफ है, साइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है। तो खैर ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बीम की आप बम्बार्डमेंट करवाओ उन एक्सेलरेटर्स की मदद से। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराओ, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराओ। हाँ, शायद जानते हो कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये अपने पास हीलियम है, हीलियम, आप चुपचाप हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक। अब किसी को बताए बगैर हीलियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो, ये He पॉजिटिव है ना, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले लो, तो He2 पॉजिटिव, साथ एक और इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। अच्छा, तो अब ये He2 पॉजिटिव जो बच गया है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, तो इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल, इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल। इन 2 इक्वेशंस को अगर हम मिला करके लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। हीलियम में से डायरेक्ट आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, डायरेक्ट आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं दैट इज अल्फा पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और सॉरी, ये तो हीलियम है ना, दैट इज अल्फा पार्टिकल, He2 पॉजिटिव, दिस इज अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सरे की बम्बार्डमेंट कराओ, एक्सरेज की। एक्सरेज बेसिकली क्या होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उर्दू में इनको बोलते हैं चुंबकीय तरंगे।
तो इनके पास एनर्जी होती है। तो हम देखेंगे कि ये एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकालती है। आइए देखते हैं ज़रा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, और हम N2 पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं। इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इसके वैलेंस में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आप जानते हो ना मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। तो अब हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये था कि इलेक्ट्रॉन बीम का हम यूज़ करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करें। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के पास से गुजरेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के पास से गुजरेगा, इस इलेक्ट्रॉन में और ये जो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल का है, इसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक इस तरफ जाएगा, दूसरा इस तरफ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बीम हैज़ आयोनाइज्ड द मॉलिक्यूल थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, रिपल्शन लगा करके इसको आयोनाइज कर दिया है, ठीक। इसी तरीके से अपने पास अल्फा पार्टिकल है He2 पॉजिटिव, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्फा पार्टिकल मानो इसके साथ से गुजरता है, मॉलिक्यूल के साथ से गुजरता है, ठीक है, इस पर आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी ये अल्फा पार्टिकल अपने साथ ही लेता जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ ही लेता जाएगा, और हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल ने इस मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया है थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है ना। अच्छा, अब एक्सरेज है, एक्सरेज कैसे आयोनाइज करती हैं, मिसाल के तौर पर एक्सरेज है, ठीक है। एक्सरेज आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अभी मैंने बताया आपको। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके अंदर एनर्जी होती है, आप जानते हो वेव्स कैरी एनर्जी। अच्छा, इनके अंदर एनर्जी होती है, जैसे ही ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, और क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में से बाहर निकल जाएगा, इस मॉलिक्यूल में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये काम चलता होता है। अच्छा, हम एक और ड्रामा भी कर सकते हैं इस हवाले से कि हम कोई डिस्चार्ज ट्यूब ले लें, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब मैंने ले ली बड़ी सी, और इसमें ना हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दें, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दें, एक कैथोड और एक एनोड। अच्छा, इसको ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक को नेगेटिव से, एक को पॉजिटिव से। ये छोटे वाला होता है ना, ये नेगेटिव होता है। ट्रिक देता हूँ आपको, ये छोटे जो होते हैं ना, वो जो है ज़रा इधर उधर निकल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन बड़े भटकते नहीं हैं, ठीक है। बड़े ऑलवेज पॉजिटिव, छोटे हमेशा नेगेटिव। अच्छा, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जो नेगेटिव से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। इसमें हम कोई गैस भर लेते हैं, कोई गैस भर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें कोई गैस भर ली। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि ये बैटरी ऑन कर देता हूँ। तो इस बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, इस बैटरी में से इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हम देखेंगे कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी, कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी, जिसे आप कैथोड रेज का नाम देते हो, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कैथोड रेज निकलेंगी। तो ये जो कैथोड रेज होते हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर बात की कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज कर देता है मॉलिक्यूल्स को। तो कैथोड रेज भी यहाँ पर मौजूद, ये जो येलो कलर में मैंने मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, इनको आयोनाइज करना स्टार्ट कर देंगी। फॉर एग्जांपल, ये कोई मॉलिक्यूल M है, यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये कोई मॉलिक्यूल M है और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन आया, कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल M से टकराएगा, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, और साथ 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे, एक इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन, एक ये जो पहले इलेक्ट्रॉन था। तो कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए बात को। तो ये इक्वेशन आप ऐड कर सकते हो। जब आपसे पूछे हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड, उसको आप आंसर करोगे कि इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सरेज या अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर कैथोड रे ट्यूब में आप कैथोड रेज की बम्बार्डमेंट करवा करके भी मॉलिक्यूलर आयंस हासिल कर सकते हो, ठीक। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट हमारे पास, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। अच्छा, जो हमारे पास नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं या नेचुरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, वो जनरली ना काफ़ी लार्ज होते हैं। जो नेचुरल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, डीएनए वगैरह, तो ये काफ़ी जो है लार्ज इन साइज़ होते हैं, काफ़ी लार्ज होते हैं। और मैंने आपको बताया जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, दैट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इनको ऐसे स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है।
तो हम क्या करते हैं, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, इनको तोड़ लेते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, इनको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इनकी ब्रेक डाउन से, मॉलिक्यूलर आयंस की ब्रेक डाउन से हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन से हमें मॉलिक्यूलर आयंस मिलते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस मिलते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस मिलते हैं। और फिर हम इन मॉलिक्यूलर आयंस की स्टडी करते हैं। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की निस्बत जो मॉलिक्यूलर आयंस हैं ये काफ़ी हद तक सिंपल होते हैं। तो हम इन मॉलिक्यूलर आयंस की स्टडी करते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इनका स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो नेचुरल मॉलिक्यूल जो हमें मिलते हैं वो काफ़ी लार्ज कम्प्लेक्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी ब्रेकडाउन से हमें मॉलिक्यूलर आयंस मिलते हैं, ठीक है। और हम इन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की स्टडी की बजाय मॉलिक्यूलर आयंस की स्टडी पसंद करते हैं, जिससे हमें इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। ये आखिरी पॉइंट अपने याद रखना है। तो देखो, मैंने इस लेक्चर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। एक, सबसे पहली डेफिनीशन, मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है। दूसरा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। तीसरा, जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। और चौथा जो था, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी इस हवाले से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।